हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। इंग्लिश मीनिंग है इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स, जिसमें आज का टॉपिक है RH कारक। इंग्लिश मीनिंग है RH फैक्टर। RH रिसस कारक करीब 417 अमीनो अम्लों का एक प्रोटीन है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है RH कारक कितने अमीनो अम्लों का प्रोटीन है, तो आपका आंसर होगा 417 अमीनो अम्लों का एक प्रोटीन है। इसकी खोज मकाका रिसस नामक बंदर में की गई थी। RH कारक की खोज सर्वप्रथम किस जीव में की गई, तो आपका आंसर होगा मकाका रिसस नामक बंदर में की गई थी। ये प्रोटीन मानव की रक्त कणिकाओं की सतह पर भी पाया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं RH कारक कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है, आपका आंसर होगा 417। इसकी RH कारक की खोज किस जीव में की गई, तो आपका आंसर होगा मकाका रिसस नाम के बंदर में की गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विश्व की करीब 85% मानव आबादी RH धनात्मक लोगों की है तथा शेष 15% RH ऋणात्मक होते हैं। मानव में 5 प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं। पहला है RHD, दूसरा RHE, तीसरा भी RHE, एक में E कैपिटल लिखेंगे दूसरे में स्मॉल। चौथा है RHC, पांचवा RHC, एक में कैपिटल C होगा एक में स्मॉल c। तो स्टूडेंट इस प्रकार से RH कारक 5 प्रकार के RHD, 2 RHE के हैं, एक कैपिटल से लिखेंगे एक स्मॉल से, 2 RHC के हैं, एक कैपिटल से एक स्मॉल से। इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो RHD होता है, क्योंकि ये सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनीय होता है। मानव प्रजाति में RH कारकों की आवृत्ति निम्नानुसार है। RHD 85%, RHE 30%, RHE स्मॉल e 78%, RH कैपिटल C 80%, RH स्मॉल c 80%। सभी RH कारकों में RHD सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनीय है। तो पूछा जाता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण RH कारक का नाम लिखिए, तो आपका आंसर होगा RHD। RHD सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों होता है, तो इसका आंसर होगा क्योंकि ये सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनीय होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, रक्तदान के समय न केवल रक्त समूह का वर्ण RH कारक का मिलान भी आवश्यक है। यदि RH धनात्मक व्यक्ति का रक्त RH ऋणात्मक व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित किया जाए, तो ग्राही में RH कारक के विरुद्ध इम्यूनोग्लोबिन G प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं। ये प्रतिरक्षी RH धारी लाल रक्त कोशिकाओं को रुधिर संवहन की विधि द्वारा नष्ट कर देते हैं। भाई रुधिर संवहन में क्या होता है, RBC जो है वो आपस में चिपक कर नष्ट होने लगती है। इस कारण रक्त में बिलीरुबिन नामक हानिकारक पदार्थ की बड़ी मात्रा जमा हो जाती है। बिलीरुबिन की अधिकता यकृत तथा प्लीहा को हानि पहुंचाकर वर्ग को विफल कर व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। तो देखो बिलीरुबिन की अधिकता किन अंगों में अधिक होने पर किडनी फेल हो जाती है, तो आपका आंसर होगा यकृत और प्लीहा। बिलीरुबिन की अधिकता से प्रभावित होने वाले 2 अंगों के नाम लिखिए, यकृत, प्लीहा और वर्क में से आप लिख सकते हैं। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि RH प्रतिरक्षी पहले से शरीर में बनी हुई नहीं होती, वरन इनका निर्माण जो है वो RH ऋणात्मक रुधिर के, इसके पहले देखो स्टूडेंट्स यहाँ हैं लाल रुधिर कोशिकाओं का आपस में चिपकना रुधिर संवहन कहलाता है। और ये आपस में क्यों चिपकती है, तो ये प्रतिजन प्रतिरक्षी परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ RH प्रतिरक्षी जो हैं वो पहले से शरीर में बनी हुई नहीं होती, वरन इनका निर्माण जो RH ऋणात्मक रुधिर के प्रथम बार RH धनात्मक रक्त के संपर्क में आने पर होता है। भाई RH ऋणात्मक रुधिर पहली बार RH धनात्मक रक्त के संपर्क में आता है तो RH प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है। तो देखो ऐसा कब हो सकता है, तो इसके लिए एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। गर्भावस्था के दौरान यदि माँ RH ऋणात्मक हो और गर्भस्थ शिशु RH धनात्मक हो, तो
प्रसव के दौरान विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रथम प्रसव के समय माता व भ्रूण का रक्त आपस में मिल जाता है। इस कारण माता में RH प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है। माता के प्रथम प्रसव होता है उस समय माता और भ्रूण का रक्त क्या होता है, आपस में मिल जाता है। अब RH ऋणात्मक और RH धनात्मक रक्त पहली बार मिलते हैं तो RH प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। इस कारण माता में RH प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है। प्रथम शिशु का जन्म सामान्य रूप से होता है। द्वितीय गर्भावस्था में भी यदि शिशु RH धनात्मक हो तो जटिलता उत्पन्न हो सकती है। माता के शरीर में बने RH प्रतिरक्षी भ्रूण के रक्त में मौजूद RH कारकों से प्रतिक्रिया करते हैं और रुधिर संवहन विधि द्वारा ये प्रतिरक्षी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर रुधिर लयनता उत्पन्न करते हैं और इस कारण माता के गर्भ में भ्रूण की मृत्यु तक हो जाती है। मैक्सिमम चांस होते हैं कि भ्रूण की माता की गर्भ में मृत्यु हो जाती है यदि शिशु जीवित रहता है। यदि शिशु जीवित रहता है तो वह अत्यंत कमजोर तथा हेपेटाइटिस से ग्रसित होता है। तो रुधिर लयनता उत्पन्न होने के बाद अधिकांश माता के गर्भ में भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यदि शिशु जीवित भी रहता है तो वह अत्यंत कमजोर होता है और हेपेटाइटिस से ग्रसित होता है। इस रोग को गर्भ रक्ताणु कोरकता कहा जाता है। इस रोग के उपचार हेतु प्रथम प्रसव के 24 घंटों के भीतर माता को प्रति इम्यूनोग्लोबिन G प्रतिरक्षियों या anti-RHD का टीका लगाया जाता है। इन्हें रोगम प्रतिरक्षी भी कहा जाता है। अब देखो इस रोग के उपचार के लिए क्या किया जाता है। जब प्रथम प्रसव होता है जिसमें कि माता व भ्रूण का रक्त आपस में मिल गया और RH प्रतिरक्षी पहली बार बने थे, उसी समय 24 घंटों के भीतर माता को इम्यूनोग्लोबिन G प्रतिरक्षी या कह सकते हैं anti-RHD का टीका लगाया जाता है। ठीक है, इन्हें रोगम प्रतिरक्षी भी कहा जाता है। ये प्रतिरक्षी माता के रक्त में मिश्रित भ्रूण की RH धनात्मक रक्त कोशिकाओं का विनाश कर माता के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होने से रोकती हैं, यानी कि RH प्रतिरक्षी निर्मित नहीं होते हैं। और कई बार इस रोग के उपचार के लिए शिशु का संपूर्ण रक्त रक्तादान के द्वारा बदल दिया जाता है। मैंने कहा शिशु पैदा भी होता है, बहुत कमज़ोर होता है, हेपेटाइटिस से ग्रसित होता है, तो उसके शरीर के संपूर्ण रक्त को उसी रक्त समूह के संपूर्ण रक्त द्वारा रक्तदान द्वारा बदल दिया जाता है। कई बार रक्तदान के बाद होने वाली रुधिर लयनता का प्रमुख कारण भी RH असंगतता होती है। तो देखो ये RH ऋणात्मक माता है, ठीक है, ओवल, ठीक है, RH धनात्मक भ्रूण है। अब प्रथम प्रसव हुआ उस समय माता और भ्रूण का रक्त आपस में मिल गया और उसी समय क्या हुआ, यहाँ RH प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। प्रथम प्रसव तो सामान्य ही होगा, लेकिन प्रथम प्रसव के समय RH ऋणात्मक माता और RH धनात्मक भ्रूण का जो रक्त है वो मिल जाता है और इससे क्या होता है, RH प्रतिरक्षी बन जाते हैं। अब ये RH प्रतिरक्षी बन चुके हैं। अब वह महिला दोबारा गर्भवती होती है तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया कर लेते हैं। भाई पहले से रक्त में क्या RH प्रतिरक्षी है, प्रतिजन भी वही हो गया, तो RH प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या करते हैं, परस्पर क्रिया कर लेते हैं, जिससे ये गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग उत्पन्न होता है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।